गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे ये उम्मीद करते हैं। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तांडव सीरीज का आज थर्ड पार्ट है ना। तो लेक्चर नंबर क्या होगा? 20। लेक्चर नंबर होगा 20। थर्ड नहीं, ये फोर्थ पार्ट है शायद, देख लेना आप जो भी है। तो इसमें जो लास्ट वाला जो पार्ट जो हमने किया है, जो लास्ट लेक्चर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जिसमें हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे, उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था कि भाई आपको सोल्व करना है। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा पैटर्न से हटके था, लेकिन मैंने हिंट दिया था। इधर चलता है 11th क्लास की इक्विलिब्रियम में जो था ना, एक होता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक होती है थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री हैसला होता है, एक हैसला पढ़ा होगा थर्मोकेमिस्ट्री में आपने, कि एक रिएक्शन को आप वन स्टेप में करोगे तो भी टोटल एनर्जी वही कंज्यूम होगी, और मोर देन वन स्टेप में करोगे तो भी टोटल एनर्जी चेंज वही होगा। तो हैसला में आपको ये कैलकुलेट करने के स्टेप्स 11th क्लास में सिखाए जाते थे थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट में। चलो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं किया, सिंपल से 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, 2-3 ही क्वेश्चन है, उन्हीं में से घूमने हैं, वैल्यू चेंज होनी है। तो देखो जल्दी से क्या पूछ रहा है। कैलकुलेट मोलर स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी फॉर CH3COH, ये एसिटिक एसिड। गिवन क्या दिया है आपको? HCl का दिया है स्टैंडर्ड, सोडियम एसिटेट का दिया है, और NaCl का दिया है। देखो बच्चों, HCl का कितना है? 426 स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी, जबकि NaCl की 126। कितना डिफरेंस है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग कंडक्टिंग है। क्यों? HCl एसिड है भाई, प्रोटिक एसिड, H पॉजिटिव देता है ये। जबकि यहाँ पे NaCl क्या है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। एक तरह से ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ज्यादा HCl है। दिख रही है वैल्यू 426 126, कितना फर्क है। इधर आ जाओ, सोडियम एसिटेट ऑर्गेनिक का वो है ये डेरिवेटिव, जो एसिटिक एसिड है उसमें से H को रिप्लेस करके Na आ गया। अगर आपने 10th क्लास में सोप्स पढ़े होंगे तो वहाँ यही तो होता है लास्ट में, CONA। तो इसकी देखो कितनी कम, 91, बहुत कम है, क्योंकि ऑर्गेनिक का डेरिवेटिव है, बहुत वीकली डिसोसिएट होते हैं ये, तो उस कारण इनकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो आपको निकालना है CH3COH का, आपको HCl का दिया है, CH3CONA का दिया है, और NaCl का दिया है। ये तीनों वैल्यू दी हुई है आपको। देखो इस 126 का मतलब क्या है? NaCl की 126 का मतलब है कि भाई जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें Na पॉजिटिव स्टैंडर्ड और Cl नेगेटिव स्टैंडर्ड दोनों का जो सम होगा वो 126 के बराबर है। यही तो बात है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कोलरा चलान यही तो बताया था कि स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू द इंडिविजुअल सम ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस। तो यही लिखा हम। NaCl के केस में ये होगा स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। ऐसे HCl के लिए स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। ऐसे इधर जो CH3CONA के लिए स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव कैटायन, और ये एनायन। ये तीनों की हमें वैल्यू दी हुई है, हमें चाहिए CH3COH का। तो मैंने हिंट में आपको बताया था, कुछ तरह से ऐसे इनको जमा घटा करो कि लास्ट में CH3CO नेगेटिव बचे और H पॉजिटिव बचे। तो वही तो हो गई भाई। अगर हम निकालना चाहें, ये देखो, अगर हमें हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि मोलर स्टैंडर्ड कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH, और ये कैसे होगी? स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO नेगेटिव। यही तो पूछा है, यहाँ पे ये हमें निकालना है। तो मैंने ये कहा था कि लास्ट में आप कहीं किसी तरह H पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव बचा लो, बाकी को काट दो। तो देखो इस इन तीनों की गिवन इक्वेशंस में, गिवन रिएक्शंस में, अगर आप सेकंड और थर्ड को ऐड कर देते हो, सेकंड और थर्ड को ऐड करो एक बार, सेकंड और थर्ड को अगर ऐड करोगे तो आपके पास आएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस CH3CO नेगेटिव। ये आया आपको बाय एडिंग 2 एंड 3। क्या आया? बाय एडिंग 2 एंड 3, ये दोनों को आपने ऐड किया था ये। अब इसमें से अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर दें, जो फर्स्ट वाली है, अगर वो सब्ट्रैक्ट कर दें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब नेगेटिव आएगा ये। अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दें, देखो क्या बचेगा? Na से Na गया, Cl से Cl गया, बचा क्या? H पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव। तो कहने का मतलब है कि इन तीनों में से सेकंड और थर्ड को अगर हम ऐड कर दें, सेकंड और थर्ड को हमने ऐड किया और उसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो हमारे पास बचा वो बचा H पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव की कंडक्टिविटी। और CH3COH में क्या होता है? ये दोनों ही तो होते हैं। तो इस तरह से केवल मैथमेटिकल ऑपरेशन करना था। क्या करना था? 426 प्लस 91 माइनस 126, और यह आ जाएगा 426 और 91 526, 517, 417, 26 गए 391, 391 सीमेंस
सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आंसर आना था भाई, इसमें ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करना था, बाकी इसमें नहीं था कुछ भी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आराम से एक बार पढ़ के दोबारा से सोल्व करके देखना। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी सा, बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाते हैं। ये आपके आया हुआ है मैं बताता हूँ आपको, 2011 का है ये, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया हुआ है कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COH एट 298 केल्विन। ये रूम टेम्परेचर है, केल्विन का हमें कोई मतलब नहीं है डिसोसिएशन के लिए, इसकी जरूरत नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए टेम्परेचर दे देते हैं। ठीक है, दिया हुआ आपको ये कि मोलर कंडक्टिविटी, देखो मोलर है, स्टैंडर्ड नहीं है, CH3COH की ये होगी, और स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी CH3CO नेगेटिव की है, स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी H पॉजिटिव की है, और पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा। और हमें पता है अल्फा का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी। ये यही तो बताया था मैंने आपको, अल्फा का फॉर्मूला करवाया था ना कि स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी, स्टैंडर्ड मतलब इन्फिनिटी या जो भी है, कि ये किसी कंसंट्रेशन पर ये स्टैंडर्ड पे इनका रेशियो होता है, वो होता है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखो हमारे पास ये तो दी हुई है ये वाले, अब वो ये निकालनी है, इसके लिए हम उसने ये दे दी, तो क्या करना है, स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी किसकी, CH3COH की, कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। CH3COH की स्टैंडर्ड यही तो होगी। अब ये दिया हुआ है हमें, CH3CO नेगेटिव को दिया 40.9 और ये दी हुई है 349 पॉइंट कितना दिया 1। ऐड कर दो दोनों को, ये 349 और ये 40, 389 और एक 390 हो गया, 390 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर मोल, मोल इनवर्स कर लेना, कैसे भी कर लेना। ये आ गया हमारी स्टैंडर्ड, ये एट एनी कंसंट्रेशन, तो अल्फा में रख दो, पुट कर दो, अल्फा इज इक्वल टू ये दी हुई आपको 11.7 और स्टैंडर्ड पे 390, रेशियो निकाल लो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 0.03। ये क्या है हमारे पास अल्फा। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अब परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे इसको तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.0 इंटू 100, ये कितना जाएगा 3%, तो 3% आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनका गिवन केस में। तो ये फॉर्मूला था, इसमें ट्रिक कुछ नहीं था, देखने वाला लगेगा पता नहीं क्या करना है, लेकिन कुछ नहीं करना, जस्ट एडिशन और सीधा रेशियो, मैथमेटिकल अप्रोच। अगर आपने थ्योरेटिकल लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो कुछ नहीं है न्यूमेरिकल्स में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चा पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप इस तरह समझ सकते हो कि हमने 2009-10 के आसपास के मैं ले रहा हूँ प्रीवियस ईयर सारे, क्योंकि उससे पहले के हमारे थोड़े से रिलेवेंट नहीं है, काफ़ी पैटर्न चेंज हो गया है, क्वेश्चन का लेवल भी चेंज हो गए, तो उठाए। तो उसके बाद देखो 2009 AI CBSE में भी आया और CBSE में भी आया, 2011 में आया, 2012 में आया, तीनों में चेंज हो के आ चुका है, 2 बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस, इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन से। क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज लेड स्टोरेज बैटरी की, लेड स्टोरेज बैटरी, जो मैंने आपको सेल्स दिए थे, आपको मटेरियल दिया था फोटो खींच के, उनके अलावा कुछ एक स्टोरेज बैटरी होती है, जैसे फ्यूल सेल्स आपने पढ़ ली होंगी, लेड स्टोरेज भी उनमें होगा। तो लेड स्टोरेज पे क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। उसके बाद एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल, और बस प्राइमरी सेकेंडरी आपको पता होना चाहिए। Write the anode and cathode reactions and the overall cell reaction occurring in the operation of a lead storage battery। वो कह रहा है कि lead storage एक बैटरी है, उसके बारे में बताओ, एक तो होती क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, रिचार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, क्या एनोड है क्या एथोड है वो बताओ। उसके बाद बताओ कि एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, उसके बाद बताओ कि कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, और उसके बाद बताओ कि उसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या है। ये आपसे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है। तो बच्चों चलो देखते हैं, इसका मैंने सॉल्यूशन लिखा है, एक बार आप इसको देखो। सबसे पहले इसकी थ्योरेटिकल आप इस क्वेश्चन को आप नोट जरूर करना, मैं कहूंगा एज इट इज कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, बुक में से आपको ये निकालने में, बुक में पूरा पेज दे रखा, वो ना तो हम याद कर सकते ना लिख सकते, ना इतना टाइम होता, ना इतने मार्क्स होते, 2-3 नंबर में आता है। तो इसको एज इट इज लिखवाओ, मैं समझा देता हूँ। लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है, लेड स्टोरेज बैटरी पहली बात है कि एक तरह से सेल, एक बैटरी होगी। देखो सेल होती है अकेली, एक यूनिट होती है सेल, और जब 2 या 2 से ज्यादा सेल जुड़ जाते हैं तो उसको बोल देते हैं बैटरी। पहली बात, अकेला है तो हो गया सेल, 2 सेल मिलके इकट्ठे काम कर रहे हैं तो होगी बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी इज सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी टाइप की सेल है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लेड इलेक्ट्रोड एनोड एज एनोड, लेड इलेक्ट्रोड होता है, वो होता है एनोड की तरह।
एज एनोड एंड ए ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड। एक तो होता है प्योर लेड इलेक्ट्रोड, उसको तो यूज करते हैं एनोड पे, और एक बहुत सारे लेड की ऑक्साइड का एक ग्रिड बना लेते हैं, एक तरह से एक दूसरा इलेक्ट्रोड बना लेते हैं जिसका लेड ऑक्साइड का पैकेट बना के बहुत सारे एज कैथोड। तो मतलब एनोड पे कौन होता है? लेड, लेड होता है एनोड पे, और ग्रिड ऑफ लेड ऑक्साइड ये होता है कैथोड पे। पहली बात क्लियर? A solution of H2SO4 38% by mass is used as an electrolyte। तो पहली बात, जो लेड स्टोरेज बैटरी होगी उसमें एनोड पे होगा हमारा लेड इलेक्ट्रोड, कैथोड पे होगा लेड डाइऑक्साइड का ग्रिड, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें इलेक्ट्रोलाइट उसमें होगा H2SO4 38% बाय मास का। हो जाएगा यहाँ तक? चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो एनोड पे रिएक्शन क्या होगी। एनोड पे हमने क्या बताया कि लेड होगा इलेक्ट्रोड, तो एनोड पे क्या होगा, वो जो लेड है Pb, वो SO4 H2SO4 जो हमने 30% बाय मास जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वहां उसके साथ रिएक्ट करके PbSO4 बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, Pb2 पॉजिटिव बन जाएगा और वो SO4 के साथ रिएक्ट कर लेगा। सीधी सी बात है, इसको ऐसे लिख लो, या फिर मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि Pb ने क्या किया, पहले Pb2 पॉजिटिव बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, अब H2SO4 इसके साथ आके रिएक्ट कर लेगा। तो हमने वो वहां से यही दिखा दिया कि Pbs SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और PbSO4 बनाएगा, बदले में 2 इलेक्ट्रॉन से रिलीज करेगा। हो जाएगा। कैथोड पे क्या होगा, लेड ऑक्साइड है PbO2, इसका ग्रिड है तो ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा, ये भी फर्दर उसी इलेक्ट्रोलाइट के साथ SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो ये 4H पॉजिटिव और ये 2 इलेक्ट्रॉन की कहानी आपको समझ में आएगी अगर आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी होगी 11th में और वहां बैलेंसिंग सीखी होगी। तो वहां देखोगे कि जब ये रिएक्ट कर रहे हैं लास्ट में तो H2O रिलीज हो रहा है, तो इस H को बैलेंस करने के लिए 4H ऐड किए गए हैं। 4 2 2 जा 4 4 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन ऐड हो गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज था तो वो ऐड कर दिया। तो ये कहानी सारी बैलेंसिंग की, आपको याद करना PbO2 और SO4 जब रिएक्ट करेंगे तो PbSO4 बनाएंगे, साथ में 2H2O निकलेगा, और ये बैलेंसिंग हो गई हमारी। अब ओवरऑल रिएक्शन जब करेंगे तो क्या होगा, देखो Pb हो गया, PbO2 हो गया, ट्वाइस H2SO4, क्यों? SO4 और SO4 और 4H, तो मतलब ये दोनों एक तरह से H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट ही तो टूट रहा है, ये हमने मतलब छोटा करके लिख दिया, अदरवाइज हो क्या रहा है H2SO4 तो 2 H2SO4 देंगे क्या, 2 PbSO4 और ट्वाइस H2O, ये रिलीज करेगा। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लो और समझ लो, इसको अच्छे से नोट करके याद करना आपको। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के हमने कर लिए। देखो एक बार, फॉर द सेल Zn सॉलिड से Zn2 पॉजिटिव, साल्ट ब्रिज कॉपर 2 से कॉपर जा रहा है, ये सेल है, इसमें ये कंसंट्रेशन Zn2 पॉजिटिव की, यहाँ पे 0.5 मोलर है CO2 पॉजिटिव की। तो देखो राइट इक्वेशन फॉर ईच हाफ रिएक्शन, दोनों हाफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिखो भाई, लिख दो। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, जिंक से Zn2 पॉजिटिव, तो लिखो एनोड, एट एनोड क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड जा रहा है जिंक 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन देके, ठीक है। एट कैथोड क्या हो रहा है, एट कैथोड क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव ने क्या लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर बना दिया सॉलिड। यही तो रिएक्शन हो रही है। ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, ओवरऑल रिएक्शन बनेगी जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये तो हो गई हमारी क्या, ओवरऑल रिएक्शन। यहाँ पे लिख दो, ये सॉलिड आयनिक फॉर्म में होंगे, वो एक्वस होते हैं भाई, ये हो गया एक्वस और ये हो गया सॉलिड। अब देखो यहाँ अगला पूछा है, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस। सेल पोटेंशियल पूछा है, मतलब क्या पूछा आपसे, EMF पूछा है कि ई सेल कितना होगा, है ना, ई नॉट सेल, सेल पोटेंशियल पूछा आपको, सेल पोटेंशियल निकालना है। तो देखो भाई पहली बात ये देखो कि यहाँ पे दिया क्या है, दिया आपको Zn2 पॉजिटिव से Zn माइनस 0.76 और Cu2 पॉजिटिव से Cu प्लस 0.34, दो डेटा दिया आपको। ये सेल रिएक्शन आपके पास आ गई है, कुछ नहीं है। ई स्टैंडर्ड सेल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल निकालना ना, सेल पोटेंशियल। ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n, बताओ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट, P बाय R, है ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो देखो यहाँ प्रोडक्ट क्या है, पहले इस ये इक्वेशन आपको यूज करनी, सीधी सी बात है, आपको पोटेंशियल निकालने के लिए सेल का, इसमें आपको ई नॉट सेल निकालना है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की पहचान करनी है। ओवरऑल रिएक्शन देखो, प्रोडक्ट क्या बन रहा है,
एक्वस फॉर्म में जा रहा है Zn2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है हमारे पास 2 मोलर, तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ गई। और रिएक्टेंट में क्या है Cu2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन दी है 0.5 मोलर। तो अब कोई दिक्कत नहीं, सारा डाटा आपके पास है। ई स्टैंडर्ड सेल कैसे निकालोगे, देखो हो क्या रहा है, जिंक जा रहा है जिंक 2 पॉजिटिव में, जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है, तो देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या दिया है, जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक, लेकिन हमें तो चाहिए जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, तो वैल्यू चेंज कर लो। जब जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक जाने की अगर -0.76 है, तो हम कह सकते हैं जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव जाने की +0.76 होगी। तो आ गई ऑक्सीडेशन की। रिडक्शन क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव से Cu जा रहा है, दिया क्या है Cu2 पॉजिटिव से Cu +0.34, कोई दिक्कत है ही नहीं। जोड़ दो कि E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन, तो हो जाएगी ई नॉट सेल, तो हो जाएगी 0.76 प्लस 0.34, कितना हो गया 1.10 वोल्ट। तो आ गई हमारे पास ई सेल निकालनी है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल कितनी आएगी 1.10 वोल्ट। समझ में आया कैसे आई भाई, हमने देखा यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिया है रिडक्शन का, तो इसको ऑक्सीडेशन में चेंज कर लिया 0.76, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का दिया है 0.34, दोनों को ऐड कर दिया, ये हमारे पास आ गई ई नॉट सेल। तो 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय एन की वैल्यू है 2। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बताओ 2 log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 0.5। 0.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, 0.5 को लिख दो 1 डिवाइडेड बाय 2, हो जाएगा ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो गया भाई, तो ये हो जाएगा log 2 स्क्वायर, 2 आगे जाएगा भाई। मैं लोग की वीडियो देखूंगा, आपको बना के देने वाला हूँ, आप लोग के चक्कर में टेंशन मत लो, ये सारे क्वेश्चन आप अपने यहीं पे छोड़ लो, चाहे जब संडे को शायद मैं कोशिश करूंगा लॉगरिथम की एक वीडियो डालूं आपके लिए, तो वहां से आप सोल्व कर लें कि इसका जो आंसर निकलेगा, आप फोन में देख लेना एक बार, इसका जो लॉग का आंसर लेके 1.10 वोल्ट माइनस 0.018, और इसका आंसर आएगा 1.082 वोल्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास इतने सिंपल हमने इतने सारे किए इस टाइप के कि आप, मुझे लगता है जिस बच्चे ने वीडियोस देखी हैं वो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसी तरह के कहीं भी क्वेश्चन में मार नहीं खाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो मैंने आपको पढ़ाई है केवल आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का पार्ट बचा है, अदरवाइज आप किसी भी कंपटीशन के क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसी भी उसमें जो कंपटीशन होता है 2-3 क्वेश्चन आराम से मिलते हैं, मतलब बहुत आसान मिलते हैं, बहुत आराम से अच्छे से कर सकते हो। तो जितनी थ्योरी मैंने पढ़ाई है और जितने मैंने अभी कराया अब तक भी किया, तो 1-2 क्वेश्चन तो आप जरूर अटेम्प्ट करोगे, और इसकी प्रैक्टिस अगर हमने और थोड़ी कर ली क्वेश्चंस की, तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आपकी समझ लो नीट और IIT JEE की तैयारी हो चुकी है। ये आपको मतलब लग रहा होगा कि सर ऐसे कह रहे हैं, लेकिन ये सच में जो इस लेवल का मैंने आपको पढ़ाया जिस हिसाब से, उसमें आपका केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस बची। जैसे टाइप्स, अब जैसे मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताया या पीछे जो क्वेश्चन दिया था कल, ये टाइप्स होते हैं क्वेश्चन की, कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, बस वो टाइप की प्रैक्टिस करनी है, तो वो देखेंगे, टाइम लगा तो वो भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं मैं, ये आपका होमवर्क आपको करना है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर कुछ आएगा 0.112 मोल आंसर, और ऊपर वाले का आंसर आएगा, अपना करके क्रॉस चेक करना, ऊपर वाले का आंसर आएगा आपका, ये सेम सेल का हमने किया था अभी, इसका आएगा 1.679 इंटू 10⁻37। देखो दोनों क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम सेल वही है जो हमने की थी, वही वैल्यूज है। इसके लिए आपको निकलवाया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था log के की टर्म में, ई स्टैंडर्ड सेल 0.0591 बाय log के वो था, रिवाइज करना उसको। यहाँ से कर लोगे सोल्व। इसमें पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ मर्करी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग 1 मोलर Hg, देखो दिया क्या, कंसंट्रेशन दी है 1 मोलर HgNO3 विद ए करंट ऑफ करंट दिया है और टाइम दिया है। देखो कौन सा रिलेशन लगा सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है। तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था, m = ZIT, Z की वैल्यू रखना E/F, Z की E/F, और इक्विवेलेंट में कितना आयंस बनते हैं, G किस में है, Hg2 पॉजिटिव में है, तो इक्विवेलेंट वेट उसका 2 से भी डिवाइड होगा, करंट है, सब कुछ दे रखा, आपको केवल मैथमेटिकल इक्वेशंस सोल्व करनी है डेटा पुट करके। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, एक लेक्चर हो रहा है जिसमें बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे।
आप मीनवाइल अगर आपके पास बुक है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके देख लेना, वो सारे हो जाएंगे आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैंने जो फोटो भेजी है वहां से, और जो भी बुक हो वहां से पढ़ लेना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस तरह से आपकी खत्म हो गई। अगर टाइम मिला तो संडे को एक रिविजन का लेक्चर लेके आऊंगा मैं, जिसमें सब इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको साथ साथ रिवाइज कराई जाएंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। मैं बहुत अच्छे से सिलेबस को कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको लग रहा है कि कोई भी बच्चे आपके साथ के जिनका स्कूल में इस तरह की नहीं पढ़ाया जा रहा है, लिंक शेयर किए जा रहे हैं, तो आप उनको ये रिकमेंड कर सकते हो, इनसे उनका भला हो जाएगा भी। देखो लिंक शेयर करने का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा। पढ़ाना है तो आप अपने आप पढ़ाओ, अपनी वीडियोस बनाओ, पेज पे लिख के दो, कैसे भी। लिंक शेयर करना कोई पढ़ाने का कोई तरीका नहीं, उसको आप लोग पढ़ सकते हो, सभी समझदार हो। तो अगर आपको लग रहा है कोई इसी स्कूल में ऐसा हो रहा है, कोई बच्चे जिनका नुकसान होने वाला है, तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो आप उनको भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिए। मिलते हैं बच्चे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।